आप सुन रहे हैं कहानी आई ओनली हैव आइज फॉर यू, जिसे लिखा है अनु सिंह ने और आवाज दी है स्वीटी सिंह ने। एपिसोड 1। कुत्ते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तेरी जान ले लूंगी। वो लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी, उसे गालियां दे रही थी। लड़के के मुंह से खून आने लगा था। वो लड़की फिर भी उसे छोड़ नहीं रही थी, उसे लात घूंसे मारे जा रही थी। वहां पर चारों ओर बहुत से लड़के लड़कियां खड़े थे, पर कोई भी उसे रोक नहीं रहा था। आखिर में लड़का उसके पैरों में पड़ के रोने लगा, छोड़ने की भीख मांगने लगा। प्लीज दीदी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। वो लड़की रुककर उसे गुस्से से देखती है और बोलती है, दोबारा अगर तूने। वो लड़का कांपती आवाज में बीच में ही बोलने लगा, दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा दीदी। मैं आज के बाद किसी भी लड़की से कुछ नहीं कहूंगा। अगर वो बोलेगी भी तो भी बात नहीं करूंगा और ना ही किसी लड़की का पीछा करूंगा। आज से सब लड़कियां मेरी बहन है। वो रोते हुए बोला। वहां पर खड़े सभी लोगों ने उसके लिए तालियां बजाई तो उस लड़की ने अपना चेहरा गर्व से ऊपर उठाया। तभी अचानक से किसी लड़की की आवाज उस लड़की के कानों में पड़ी, आरू, बच्चा वेक अप, बच्चा उठो, देखो सुबह हो गई है। आरू अपनी आंखें जबरदस्ती खोलती है और एकदम से उठ के बैठ जाती है। उसे पता चलता है कि वो सपना देख रही थी। आरू अपने भाई को देखते हुए बोलती है, भाई, यू आर वेरी बैड, मेरा सपना तोड़ दिया। और वो मुंह बना लेती है। उसका भाई वंश हंसते हुए कहता है, तो तुमने इस बार भी किसी के दांत तोड़ दिए सपने में। और हंसने लगता है। वंश उसका सिर सहलाने लगता है। वो अपनी बहन को अच्छी तरह जानता था और उसके सपनों को भी। तभी किसी लड़की की आवाज आती है, क्या आपकी प्रिंसेस उठ गई या नहीं? ये है माही, वंश की वाइफ। माही रूम में आती है और आरू को कहती है, वेक अप डॉन, वरना तुम लेट हो जाओगी। ये लड़की है अरण्या शर्मा, उम्र 22 साल, कद 5 फुट 4 इंच, गोरा रंग, गहरी आंखें जो काजल से सनी हुई थी, होंठ बिल्कुल पिंक, काले बाल जो ना ज्यादा लंबे थे ना ज्यादा छोटे। वो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। उसकी एक मुस्कुराहट किसी के गम को भुलाने के लिए काफी है। वंश इसका बड़ा भाई है और माही उसकी पत्नी। अरण्या और वंश के माँ पापा की मौत एक बम ब्लास्ट में हो गई थी। उस टाइम अरण्या 1 साल की छोटी बच्ची थी, इसलिए शायद ही उसे अपने माँ पापा की कोई याद होगी। उनके पापा के बेस्ट फ्रेंड ने उन्हें संभाला था और उन्होंने ही उनका बिजनेस संभाला। और जब वंश उसे संभालने लायक हो गया तो उसे संभालने के लिए दे दिया। और उसके बाद वंश ने माही से शादी कर ली। अरण्या को भाई भाभी के रूप में माँ पापा मिल गए। वंश और माही उसे बिल्कुल बच्चों की तरह प्यार करते। अरण्या का हमेशा से सपना था कि उसका सामना कभी एक गैंगस्टर से हो ताकि वो उसे अच्छा सबक सिखा सके। अरण्या कुछ ही देर में तैयार होकर कॉलेज पहुंच जाती है। वो फाइनल ईयर में है। अरण्या कॉलेज में लड़कों को पीटने के लिए बहुत फेमस थी, इसलिए कोई भी लड़का उससे टकराने की गलती नहीं करता था। कॉलेज आते ही उसकी नजरें अपनी सबसे जिगरी दोस्त साक्षी को खोजने लगी। वो कहीं नहीं दिखी। पूरा दिन बीत गया पर उसने साक्षी को नहीं देखा। वो आज कॉलेज नहीं आई थी, पर क्यों? अरण्या ये सब सोच रही थी। उसके दिमाग में चिंता के बादल मंडराने लगे थे। 2 दिन बीत गए पर साक्षी फिर भी कॉलेज नहीं आई और साथ ही उसका फोन भी बंद था। शाम के डिनर करने के बाद अरण्या टीवी देख रही थी। वंश भी उसके पास आकर बैठ गया। वंश अरण्या को देख के बोलता है, आरू, इट्स लेट, जाओ और सो जाओ। भाई प्लीज 15 मिनट प्लीज। अरण्या उसे बोलती है। वंश उसके सिर पर हाथ रख के हल्के से स्माइल करते हुए उसे देखता है। अरण्या को वंश का इस तरह उसके सिर पर हाथ रखना उसे बहुत अच्छा लगता था। तभी वो टीवी में एक रिपोर्टर की आवाज उसका ध्यान खींचती है। The leader of Daredevil gang is back to Outer City. ये सुन अरण्या की आंखें बड़ी हो जाती है। ये सब सुन के अरण्या बोलती है, What the hell? Not again. रिपोर्टर आगे बोलता है, जब से ये वापस आए हैं शहर में किडनैपिंग और रेप के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तभी अरण्या के दिमाग में कुछ आता है
वो एकदम से बोलती है, ओह डैम। वंश उससे पूछता है, क्या हुआ? अरण्या वंश से कहती है, भाई साक्षी, उसने मुझे बताया था कि कुछ दिनों से कोई उसका पीछा कर रहा है, पर मुझे लगा उसे शायद कोई वहम हुआ होगा, पर फिर भी हमने पुलिस कंप्लेंट कर दी थी। वंश चिंता करते हुए कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं सिक्योरिटी का इंतजाम कर देता। इसलिए तो मैंने आपको नहीं बताया, अरण्या वंश से कहती है। और भाई, हमने पुलिस कंप्लेंट कर दी थी, पर अब मुझे बहुत टेंशन हो रही है। साक्षी 2 दिनों से कॉलेज नहीं आ रही है और उसका फोन भी बंद है और उसकी मम्मी भी फोन नहीं उठा रही है। भाई, क्या मैं कल उसके घर चली जाऊं उसके बारे में पता करने? अरण्या ने कहा। वंश कहता है, ठीक है, और मुझे बता देना कि क्या प्रॉब्लम है ताकि मैं कुछ हेल्प कर सकूं। अरण्या हाँ में सिर हिलाती है। अगले दिन अरण्या कॉलेज के बाद साक्षी के घर पहुंच जाती है। वो बेल दबाती है। साक्षी की माँ अरण्या को बिल्कुल साक्षी की तरह ही प्यार करती थी। साक्षी की माँ गेट ओपन करती है। अरण्या उनके चेहरे को देख के परेशान हो जाती है क्योंकि उनका पूरा चेहरा सूजा हुआ था। हेलो आंटी, अरण्या उन्हें कहती है। हेलो बेटा, आओ, अंदर आओ, वो कहती है। साक्षी की माँ अपने आप को नॉर्मल दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर उनका चेहरा उनका साथ नहीं दे रहा था। पर अरण्या को वहां कुछ गलत लगता है, तो वो साक्षी के बारे में पूछती है, तो उसकी माँ रोने लगती है। अरण्या जल्दी से उनसे पूछती है, आंटी क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? और साक्षी कहाँ है? पर वो रोती रहती है। अरण्या उन्हें किसी तरह चुप कराती है, तो वो रोते हुए बोलती है, साक्षी अपने रूम में है। ये सुन अरण्या हैरान रह जाती है और हड़बड़ाहट में रूम में अंदर जाती है। अंदर साक्षी अपने बेड पर सो रही थी। अरण्या सोचती है कि साक्षी तो ठीक है, फिर वो रो क्यों रही थी? अरण्या साक्षी को उठाती है। साक्षी, साक्षी, आंखें खोलो। साक्षी एकदम से उठ के बैठ जाती है और जल्दी से अरण्या को हक कर लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। अरण्या उसकी पीठ को सहलाने लगती है। तभी उसकी माँ रूम में आती है। अरण्या उनसे पूछती है, आंटी प्लीज मुझे बताएं क्या हुआ है? मैंने इसे आज तक कभी इस तरह से रोते हुए नहीं देखा। मुझे पता है साक्षी छोटी छोटी बातों पर रोने वालों में से नहीं है, फिर आज क्या हुआ है? अरण्या को सामने से कोई जवाब नहीं मिला और साक्षी की माँ भी उसकी तरह रोती रही। और फिर साक्षी ने रोते हुए कहा, They raped me. अरण्या ये सुन के एकदम शॉक हो गई और कहा, क्या? अरण्या को लगा उसकी धड़कनें बंद हो गई हो, उसके आसपास की सभी चीजें रुक गई हो, उसे सांस लेनी मुश्किल हो गई और उसके दिल में बहुत जोर से दर्द उठा। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। वो चाह रही थी कि कोई बोल दे ये सब झूठ है और जो उसने सुना है वो गलत है। अरण्या साक्षी को कस के गले लगा लेती है और बोलती है, तुम रो मत साक्षी, और आंटी प्लीज आप भी चुप हो जाइए, आपको साक्षी के लिए स्ट्रांग बनना होगा। पर उसके शब्द उनके दर्द के आगे कोई काम नहीं कर रहे थे। अचानक अरण्या को अपने ऊपर वजन महसूस होता है, तो वो देखती है कि साक्षी बेहोश हो गई है। अरण्या उसे आवाज देती है पर कुछ नहीं होता, तो वो बोलती है, आंटी साक्षी को थोड़ी देर में होश आ जाएगा, आप चिंता नहीं करो। अरण्या को नहीं पता था कि क्या बात करनी है। साक्षी की मॉम ने अरण्या से कहा कि वो किसी को कुछ ना बताए और ना ही उन लोगों ने कोई कंप्लेंट की थी। अरण्या इस बात पर बहुत गुस्सा हुई थी कि वो कैसे उन लोगों को जाने दे सकती है, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। अगले कुछ दिन अरण्या रोज साक्षी के घर जाती और साक्षी को हंसने की और नॉर्मल करने की कोशिश करती, पर साक्षी पूरी तरह से टूट गई थी। उसमें अब जीने की कोई इच्छा नहीं बची थी। एक दिन अरण्या कॉलेज के बाद साक्षी के घर पहुंची तो गेट पर लॉक लगा हुआ था। उसने साक्षी के फोन पर फोन किया तो किसी ने भी फोन नहीं उठाया। फिर उसने उसकी मॉम पर कॉल की तो उन्होंने बताया कि वो हॉस्पिटल में है। अरण्या घबराते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो पूछती है, आंटी क्या हुआ है और
साक्षी कहाँ है? साक्षी की मॉम उसके गले लगकर रोने लगती है और बताती है कि साक्षी ने अपनी नस काट ली। उसने सुसाइड करने की कोशिश की। अरण्या शॉक्ड रह जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है क्योंकि ये पुलिस केस था, पर साक्षी बेहोश रहती है तो वो सब वेट करने का कहकर चली जाती है। रात के समय साक्षी की मॉम रूम के बाहर सो रही थी और अरण्या साक्षी के पास सोफे पर थी। वो अभी भी बेहोश थी। अचानक से वहां दो नर्स वहां व्हीलचेयर को लेकर आती है। वो दोनों अरण्या को देखती है जो कि सो रही होती है। फिर वो एक इंजेक्शन निकालती है और बेहोश साक्षी को लगा देती है और उसे व्हीलचेयर पर बैठा देती है। तभी अरण्या की आंखें खुल जाती है और वो उन दोनों को देखती है और उनसे पूछने लगती है, ये क्या कर रही हैं आप दोनों? इससे पहले वो कुछ और बोलती, उनमें से एक उसके मुंह पर रुमाल रख देती है और उसे एक इंजेक्शन लगा देती है। उसका सिर एकदम से भारी हो जाता है और उसे दिखना बंद हो जाता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो दोनों नर्स उसे भी एक दूसरी व्हीलचेयर पर डाल के ले जाती है। कौन है ये लोग जो साक्षी को लेकर गए हैं? क्या अरण्या बचा पाएगी साक्षी को इन सब से, या वो खुद ही फंस जाएगी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, आई ओनली हैव आइज फॉर यू, एपिसोड 2। अरण्या अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है तो उसका सिर बहुत भारी हो रहा था। उसे कुछ ठीक से नहीं दिख रहा था। वो नोटिस करती है कि वो एक रूम में है जिसमें गहरा अंधेरा था। वो अपने पास देखती है तो साक्षी उसके पास पड़ी हुई थी। वो उसे उठाने की कोशिश करती है। अरण्या कहती है, साक्षी क्या तुम ठीक हो? साक्षी अपनी आंखें खोलो। साक्षी अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने आप को किसी अनजानी जगह पर देखकर डर जाती है। तो वो डरते हुए अरण्या से बोलती है, क्या मैं मर गई हूं अरण्या? अरण्या उसका सवाल सुनकर उसे डांटते हुए कहती है, व्हाट? शट अप, तुम जिंदा हो। तो वो दोनों आसपास देखती हैं तो वहां पर 10 से ज्यादा लड़कियां थी और उन सभी का बहुत बुरा हाल हो रखा था। तभी रूम में लाइट ऑन हो जाती है जिससे सब लड़कियां डर जाती है। उन सब के सामने एक लड़का और एक लड़की आकर खड़ी हो जाती हैं। अरण्या पीछे खड़े एक दूसरे लड़के को और देखती है जो उन सब के साथ आया था। अरण्या उसे गौर से देखती है तो वो बहुत ही हैंडसम था और उसकी फिट बॉडी जो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। उसने फॉर्मल कपड़े पहन रखे थे। वो दीवार के सहारे खड़ा होकर फोन में लगा हुआ था। साक्षी अरण्या का हाथ कस के पकड़ लेती है। अरण्या अपने आप से कहती है, ओह गॉड, हम यहाँ कैसे आए हैं और क्यों? जो लड़का फोन में लगा हुआ था बोलता है, आहिर डू इट फास्ट। आहिर उन सभी लड़कियों के नाम बोल रहा था और वो लड़की उन सभी लड़कियों को एक एक करके उन्हें रूम से बाहर भेज रही थी। अरण्या अपने मन में बोलती है, आखिर ये लोग इन्हें भेज कहाँ रहे हैं? वहां पर अब बस अरण्या और साक्षी ही बचे थे। तभी आहिर साक्षी का नाम बोलता है। साक्षी अरण्या को कस के पकड़ लेती है और जाने से मना कर देती है और दोनों वहीं खड़ी रहती हैं। वो लड़की साक्षी को ले जाने लगती है तो अरण्या बोल पड़ती है, हे डोंट टच हर। तो आहिर बहुत प्यार से बोलता है, प्लीज रिलैक्स, वो ठीक है, उसे जाने दो। साक्षी चलो। पर साक्षी वहां नहीं हिलती है और ना ही अरण्या साक्षी को छोड़ रही थी। अरण्या उन्हें कहती है, हम यहाँ क्यों हैं और कैसे, और तुमने हमें किडनैप क्यों किया है? तो इस पर वो लड़की बोलती है, अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें सवाल पूछने की परमिशन नहीं है। जो लड़का फोन में लगा हुआ था वो एक बार देखता है और फिर से फोन में लग जाता है। जब अरण्या और साक्षी वहां से नहीं हिलती तो लड़का साक्षी को खींच कर ले जाने लगता है। जो लड़का फोन पर बात कर रहा था वो रूम से जाने लगता है। तभी उसे थप्पड़ की तेज आवाज सुनाई देती है तो वो वहीं पर रुक जाता है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो अरण्या ने उस लड़के को थप्पड़ मारा था जो साक्षी को खींच के ले जा रहा था और उसे लात और घूंसों से मारे जा रही थी। पर उस लड़के पर ये सब काम नहीं कर रहा था, वो उससे बहुत स्ट्रांग था। अरण्या चिल्लाकर बोलती है, उसे छूने की हिम्मत कैसे की? जो लड़का जा रहा था वो ये सुन के स्माइल करने लगता है
और अरण्या के सामने जाके खड़ा हो जाता है। लड़का कहता है, आउच, बहुत जोर से मारा तुमने उसे। मैंने ये आवाज यहां पहले कभी नहीं सुनी कि एक लड़की ने मेरे आदमी को मारने की हिम्मत की, वो भी यहां। उसने अरण्या को देखते हुए कहा। लड़का अरण्या का चेहरा देखकर बोला, डेयरिंग गर्ल। अरण्या उसे बहुत गुस्से में देख रही थी। वो लड़का बोलता है, आहिर दूसरी लड़की को यहां से ले जाओ। आहिर साक्षी को वहां से ले जाने लगता है, पर अरण्या उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, पर वो लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वो अपना पैर मारने के लिए उठाती है, पर वो लड़का अपने पैरों से उसके पैरों को दबा देता है और वो उसे बहुत गुस्से में देखने लगती है। वो गुस्सा उसकी आंखों को और खूबसूरत बना रहा था। नाम क्या है तुम्हारा? वो अरण्या से पूछता है, पर अरण्या कुछ नहीं बोलती। वो लड़का उस लड़की की तरफ देखता है तो वो लड़की साक्षी को ले जाने लगती है। साक्षी रोते हुए बोलती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना। अरण्या कहती है, प्लीज उसे जाने दो, प्लीज। उसकी आंखें नम हो जाती है, जिसे वो लड़का देख लेता है, पर वो उन्हें बाहर नहीं आने देती। वो अपने आप को कमजोर नहीं दिखा रही थी उन सबके सामने। वो लड़का आहिर से अरण्या का नाम पूछता है। आहिर लिस्ट में देखता है तो आहिर कहता है, ओह शिट, कोई नाम नहीं है, ये शायद गलती से यहां आ गई है। वो लड़का आहिर को घूर के देखता है तो आहिर अपना सिर नीचे झुका लेता है। आहिर कहता है, डोंट वरी, हम इसे साक्षी के साथ रख लेते हैं। तभी वो लड़का एकदम से बोलता है, नहीं, ये मेरे साथ जाएगी, मेरी जगह पर। वो लड़का अरण्या को स्मार्क्स करके देखता है। अरण्या एकदम से बोलती है, नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे। आहिर सरप्राइज होकर कहता है, भाई आप क्या कह रहे हो? आहिर मन में सोचने लगता है, भाई इस लड़की को घर लेकर जाना चाहते हैं। वो आज तक कभी किसी लड़की को लेकर नहीं गए, फिर ये ही क्यों? बिल्कुल सही सुना है तुमने, इसे मेरी कार में बैठाओ, मैं 5 मिनट में निकल रहा हूं। कह के वो लड़का वहां से चला जाता है। आहिर अरण्या से बोलता है, चलो चलते हैं। तो अरण्या उससे कहती है, कहां लेकर जा रहे हो मुझे? आहिर उससे गुस्से में कहता है, यहां पर सिर्फ हम बोलते हैं और कोई नहीं, इसलिए चुप बैठो। और वो अरण्या को खींच के बाहर ले जाता है। तो वो लड़का कार के पास उसका वेट कर रहा था। वो उन दोनों को देख के कार में बैठ जाता है। आहिर अरण्या को कार में धक्का देकर बैठा देता है और डोर बंद कर देता है। अरण्या कार के अंदर से चिल्लाते हुए बोलने लगती है, छोड़ो मुझे, कहां ले जा रहे हो? शट अप, चुप करके बैठी रहो। वो लड़का उसे घूर के बोलता है। आहिर आगे आकर बैठ जाता है और वो चले जाते हैं। सारे गैंग मेंबर हैरान थे। आज तक उनका बॉस किसी भी लड़की को अपने साथ नहीं लेकर गया था। अरण्या चिल्लाई जा रही थी, पर वो रो नहीं रही थी। वो अपने आप को स्ट्रांग दिखा रही थी। छोड़ो, मुझे कहां लेकर जा रहे हो? तभी वो लड़का बोलता है, तुम मुझे मारना चाहती हो? श्योर टाइगर। वो अपनी गन उसके हाथों में दे देता है। उसे साफ साफ दिख रहा था कि वो गन को पकड़े हुए बहुत डर रही थी। उसे नाजुक से हाथों के लिए वो गन बहुत भारी थी, फिर भी वो कस के पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी आहिर बोल पड़ता है, भाई आप ये क्या कर रहे हो? लड़का इविल स्माइल करता है और कहता है, कम ऑन टाइगर, शूट मी। अरण्या अपने आप को स्ट्रांग दिखाते हुए बोलती है, मुझे किसी गन की जरूरत नहीं है तुम्हें मारने के लिए। और गन को वहीं फेंक देती है और कार के डोर खोलने लगती है। तो वो लड़का बोल पड़ता है, इट्स लॉक टाइगर। तो वो ड्राइवर के सिर पर मारने लगती है। तो वो लड़का आहिर से कहता है, कोई रस्सी है क्या यहाँ पर? जी भाई, आपकी सीट के नीचे। आहिर उस लड़के से कहता है और वो अरण्या के हाथ और पैर बांध देता है। अरण्या साइलेंटली रोने लगती है। थोड़ी देर बाद कार एक बड़े से गेट में एंट्री करती है। वो किसी महल से कम नहीं था। अरण्या सोचती है,
क्या ये इसका घर है? वो एक महल की तरह था, ब्यूटीफुल गार्डन, फाउंटेन और बहुत ही टाइट सिक्योरिटी। अरण्या वहां देखती है, वहां पर बहुत से गार्ड थे जिन्होंने गन पकड़ी हुई थी। अरण्या उसे देखने में इतनी खो गई थी कि वो भूल गई थी कि वो अपने किडनैपर की साइड में बैठी है। आगे जाकर कार रुक जाती है। गार्ड कार के डोर ओपन करते हैं तो वो लड़का आहिर को बोलता है, इसे मेरे रूम में लेके आओ। जी भाई, आहिर कहता है। अरण्या उनके पीछे जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो चुपचाप चली जाती है। अंदर आकर वो लड़का सोफे पर बैठ जाता है और आहिर अरण्या को रूम में लॉक्ड करके नीचे आ जाता है। नीचे आकर वो उस लड़के को देखने लगता है तो वो उसे खुद को घूरता पाकर कहता है, क्या है? आहिर कहता है, मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि एक लड़की आपके रूम में है। तो लड़का कहता है, शट अप, आपके माइंड में क्या चल रहा है भाई? आहिर उससे पूछता है। लड़का कहता है, आई हेट टू से, लेकिन पहली बार मैं बहुत कंफ्यूज हूं। मुझे नहीं पता मैं उसे यहाँ क्यों लेकर आया हूँ। उसका बेबाक तरह से बोलना और उसकी वो बड़ी टाइगर की तरह चमकदार आंखें मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। लड़के ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे लगता है उसे कुछ कपड़ों की जरूरत है, तो तुम राज को कॉल कर देना, वो लेता आएगा। उसकी बात सुनकर आहिर स्माइल करने लगता है तो वो लड़का उसे घूर के देखता है और वहां से चला जाता है। आखिर कौन है ये लड़का और क्यों किडनैप किया है इन लोगों ने साक्षी, अरण्या और बाकी लड़कियों को? क्या अरण्या किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, आई ओनली हैव आईज फॉर यू, एपिसोड 3। एक लड़का घर में आता है। वो कोई और नहीं, राज था, जो अरण्या के लिए कपड़े लेकर आया था। गुड इवनिंग भाई, राज अंदर आते हुए कहता है। वो लड़का बस हाँ में सिर हिलाता है। राज बोलता है, भाई ये कपड़े जो आपने मंगवाए थे। वो लड़का कहता है, इन्हें आहिर को दे दो, मेरे रूम के राइट वाले रूम में रख देना। आहिर उन्हें रूम में रख आता है तो राज उससे पूछता है, आहिर भाई ये लड़कियों के कपड़े क्यों? तो आहिर हंसने लगता है। फिर आहिर उससे बोलता है, क्योंकि यहाँ पर एक लड़की है। इस पर वो लड़का उन दोनों को घूर के देखता है और उनसे बोलता है, तुम दोनों चुप हो जाओगे या फिर मैं तुम्हें शूट करूं। तो दोनों जल्दी से सॉरी बोलते हैं। लड़का उन दोनों से कहता है, मुझे उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसकी फैमिली, फ्रेंड्स, सब कुछ। जी भाई, आपको 1 घंटे में सब पता चल जाएगा। पर भाई उसका नाम क्या है? राज उस लड़के से पूछता है। आहिर कहता है, हमें नहीं पता उसका नाम। तो राज कहता है, फिर मुझे 3 घंटे चाहिए, तुम कल सुबह तक बता देना। वो लड़का राज से कहता है। राज ओके कहकर वहां से चला जाता है। आहिर और वो लड़का देर रात तक काम में लगे रहते हैं। उन्हें रात के 1 बज गए थे काम करते करते। तभी आहिर को याद आता है उस लड़की को खाने को तो कुछ दिया ही नहीं। वो उस लड़के से कहता है। लड़का उससे कहता है, मैं भूल गया, क्या तुम्हारे पास वो एंटीडोट है जो ड्रग हमने उन लड़कियों को दिया था? आहिर हाँ में सिर हिला देता है। जी भाई, वो कार में है। ठीक है, तुम जाओ, पर पहले वो एंटीडोट दे जाना। आहिर ठीक है कहता है। वो लड़का रूम में एंटर करता है और पैकेट को टेबल पर रख देता है। वो नोटिस करता है कि अरण्या नीचे दीवार के सहारे अपने सर को घुटनों पे रखकर रो रही थी। लड़का उससे कहता है, गेट अप। पर वो कुछ नहीं सुनती है। ये चीज उस लड़के को गुस्सा दिला रही थी। वो लड़का अरण्या का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है और उसे एकदम दीवार से लगा देता है, जिससे अरण्या की बैक में लग जाती है। वो उसके मुंह से कपड़े को हटा देता है, जिससे अरण्या जोर जोर से सांस लेने लगती है। अरण्या को चक्कर आ रहे थे ड्रग की वजह से। वो लड़का उससे बोलता है, जब भी मैं तुम्हें कुछ कहूं तो तुम्हें उसे फॉलो करना होगा। अरण्या उसे घूर के देखती है और बोलती है, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं। अचानक से उस लड़के का गुस्सा शांत हो जाता है। वो लड़का ईवल तरीके से देख के बोलता है, तुम्हारे इसी बेबाक तरीके के बोलने की वजह से आज तुम यहाँ हो, वो भी मेरे रूम में। टाइगर, हर बार जब भी तुम इन टाइगर की जैसी आंखों से देखती हो, ये मुझे हर चीज भुला देती है। तुम अब भी मेरे सामने स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रही हो, जबकि तुम अभी अपने पैरों पर भी ढंग से खड़ी नहीं हो पा रही हो।
अरण्या उसे घूर के देखती है। वो लड़का उसके करीब जाता है तो अरण्या उसके और उसके बीच जगह बनाने की कोशिश करती है। वो अरण्या के चेहरे से बालों को हटाता है तो वो अपने चेहरे को जोर से इधर उधर हिला देती है, जिससे बाल दोबारा उसके चेहरे पर आ जाते हैं। वो उसका चेहरा देखना चाहता था पर देख नहीं पा रहा था। अरण्या चिल्ला के बोलती है, "You bloody criminal! You gave me drugs!" वो उसे छूने की कोशिश करता है तो वो बोलती है, "Don't touch me!" वो लड़का एकदम से बोलता है, "Whoa! Watch your tone, टाइगर। मेरा नाम टाइगर नहीं है।" अरण्या उसे गुस्से से कहती है, "तो क्या नाम है फिर तुम्हारा?" वो अरण्या से पूछता है। अरण्या दूसरी तरफ अपना चेहरा कर लेती है तो वो उससे कहता है, "ओके, तुम अपना इंट्रो नहीं देना चाहती तो मैं अपना दे देता हूँ।" अरण्या उसे घूर के देखती है। "मैं हूं अर्थ सिंह राजावत।" ये सुन के अरण्या की आंखें खुली रह जाती है। अरण्या कांपते हुए बोलती है, "फर्स्ट कमांड ऑफ डेयर डेविल गैंग, लीडर ऑफ डेयर डेविल गैंग।" अर्थ इविल स्माइल करते हुए बोलता है, "यस, आई एम। देखा, मेरा नाम ही काफी है मेरी पहचान बताने के लिए।" अरण्या उससे कहती है, "क्या चाहिए तुम्हें मुझसे और मुझे यहाँ क्यों लाए हो?" अर्थ उसे देख के बोलता है, "जल्दी ही पता चल जाएगा टाइगर।" अर्थ अरण्या के बहुत करीब था। उसकी गर्म सांसें अरण्या के चेहरे पर महसूस हो रही थी, जो उसके शरीर में इलेक्ट्रिक करंट जैसा लग रहा था। अर्थ अपना हाथ उसके गाल पर हल्के से सहलाता है। अरण्या हल्के ड्रग के नशे में उसे कहती है, "डोंट टच मी।" वो सुनता नहीं है और अपने अंगूठे से उसके गाल को सहलाने लगता है। अरण्या उसे घूर के देखती है तो वो हल्के से हंस देता है और हट जाता है। उससे बोलता है, "जाओ और सोफे पर जाके बैठो।" पर अरण्या उसे फिर इग्नोर कर देती है तो वो उसका हाथ पकड़ के सोफे पर धक्का दे देता है और पैकेट में से इंजेक्शन निकालने लगता है। वो अरण्या के करीब जाता है तो वो बोल पड़ती है, "क्या कर रहे हो तुम?" वो थोड़ा डर के बोलती है तो अर्थ उससे कहता है, "क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या?" अरण्या घबराई आवाज में कहती है, "मुझे किसी से भी डर नहीं लगता।" अर्थ उसको इंजेक्शन लगाने लगता है तो अरण्या बोलती है, "मुझे नहीं चाहिए इंजेक्शन, आई हेट मेडिसिन।" अर्थ उसके इंजेक्शन लगा देता है। उसके बाद उसे दिखना बंद हो जाता है और वो सो जाती है। वो भी बेड पर जाके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अर्थ का फोन रिंग करता है तो वो अपना फोन पिक करता है तो उधर से राज की आवाज आती है। वो बताता है कि साक्षी की तबीयत बिगड़ गई थी तो आहिर उसे अपने घर ले गया। वो बात करते हुए अरण्या को देखता है जो सोफे पर सो रही थी। बात करने के बाद वो फोन कट कर देता है और नौकर मोहन को फोन करता है। मोहन नॉक करता है। अर्थ सोते हुए उसे अंदर आने को कहता है। अर्थ उससे अरण्या को उठाने को कहता है पर वो उठती ही नहीं है। अर्थ उसे देखकर स्माइल करने लगता है। अर्थ उसके चेहरे से बालों को हटाता है तो वो उसके गालों को छूता है। मोहन पीछे मुड़ जाता है। अर्थ उसके होठों पर टच करता है तो अरण्या नींद में ही स्माइल करने लगती है। अर्थ उसके कान के पास जाके धीरे से फुसफुसाता है, "ब्यूटीफुल टाइगर।" अरण्या एकदम से अपनी आंखें खोल देती है। अर्थ को अपने इतने करीब देखकर उसे जोर से धक्का देती है। अर्थ उससे कहता है, "टाइगर, मोहन के साथ जाओ, ये तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देगा।" अर्थ ने अभी तक अरण्या का चेहरा नहीं देखा होता है क्योंकि वो पूरा डस्ट से सना हुआ था। अरण्या मोहन के साथ चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जब वो अर्थ के रूम में नॉक करती है तो अर्थ उसे देखता ही रह जाता है। वो वहीं खड़ा रह जाता है। तभी उसके फोन पर आवाज आती है, "भाई, सुन रहे हैं आप?" तो वो एकदम से सेंस में आता है और फोन कट कर देता है। अरण्या के कपड़े उसे थोड़े ढीले आ रहे थे पर फिर भी वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी दूध जैसी स्किन और सिल्की बाल। अर्थ बस उसे देखता रहता है। वहां पर मोहन आता है और कहता है, "भाई, ब्रेकफास्ट रेडी है?" तो वो हाँ में सिर हिलाता है और अरण्या से कहता है, "चलो टाइगर।" पर अरण्या हिलती नहीं है तो अर्थ उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगता है। अरण्या चिल्लाती है, "छोड़ो मुझे!" अर्थ उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे कर देता है। उससे पूछता है, "नाम क्या है तुम्हारा टाइगर?"
अरण्या उसे घूर के देखती है और बोलती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें जवाब दूंगी, वो भी एक क्रिमिनल को? अर्थ इवन स्माइल करते हुए बोलता है, अरण्या शर्मा। अरण्या एकदम शॉक रह जाती है और पूछती है, तुम्हें कैसे पता? इस पर अर्थ बस हंसता है, जिसे देखकर अरण्या चिढ़ जाती है। फिर बोलती है, मैं भी कितनी पागल हूं ना, तुम एक क्रिमिनल हो, एक डेविल, तो तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है। अर्थ इस पर कहता है, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हो। अरण्या अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। अर्थ उसे देखकर बोलता है, हाँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम्हारे मॉम डैड, बॉम्ब ब्लास्ट, तुम्हारा भाई और भाभी, तुम्हारे फ्रेंड, कॉलेज, सब कुछ। और मुझे ये भी पता है कि तुम अपने कॉलेज की लिस्ट डॉन हो। मुझे जाने दो, अरण्या अर्थ से कहती है। तो अर्थ उसे देखकर इवन स्माइल करते हुए चला जाता है। आखिर क्या करने वाला है अर्थ अरण्या के साथ? क्या अरण्या यहाँ से सही सलामत निकल पाएगी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।